मूवी की शुरुआत एक अजीब और डरावने सीन से होती। एक फीमेल अपनी हथेली पर चक्कू से गहरा कट लगाती है और अपना ताजा खून एक पुरानी धूल से ढकी किताब पर तापका देती है। जैसे ही खून किताब को छूटा है, वो अपने ही खून से दीवार पर कुछ अनजाने अल्फाज लिखने लगती है। तब कैमरा उसके चेहरे पर जाता है और उसका खौफनाक रूप देखकर ही समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली सुबह हम 3 दोस्तों बिया, जस्टिन और सोफी को देखते हैं, जो बिया के घर पर एक शैतानी गेम रेड बुक खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस गेम के रूल्स के मुताबिक एक कैंडल जलानी होती है और किसी भी किताब पर कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है। उसके बाद जो भी सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब वही किताब खुद देती है। सोफी बिया से कहती है, घर से सबसे डरावनी किताब लेकर आओ। बिया घर के अंदर जाती है और काफी ढूंढने के बाद एक पुरानी क्रीपी सी किताब निकाल लाती है। जैसे ही वो किताब लेकर वापस आती है, सोफी उससे पूछती है, ये काली बिल्ली किसकी है? बिया बताती है, ये उस औरत की बिल्ली थी जो कभी इस घर में रहती थी। सोफी हैरान होकर कहती है, मतलब तुम्हें इस घर की असली कहानी नहीं पता? फिर वो बताती है कि इस घर में रहने वाली एक औरत अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि वो जानवरों को मार कर खा जाती थी, और सबसे डरावनी बात, ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक शैतानी रूह थी जिसने उस औरत को अपने कब्जे में कर लिया था। ये सुनकर बिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद हमें उस औरत की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन उसका पति, जो एक सोल्जर था, ड्यूटी से घर लौटकर आता है। घर के अंदर हर तरफ मरे हुए जानवरों की हड्डियां बिखरी होती हैं। जब वो बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बॉनी के पास वही काली बिल्ली चुपचाप बैठी हुई है। ये मंजर देखकर सोल्जर के होश उड़ जाते हैं। बॉनी उस बिल्ली को लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। सोल्जर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे किसी और के बस में आ चुकी होती है। मजबूरन सोल्जर वापस घर के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद वही बिल्ली फिर उसके सामने आ खड़ी होती है। गुस्से में आकर वो उसे घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बिल्ली उसके पालतू कुत्ते को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर सोल्जर बुरी तरह घबरा जाता है और रोते हुए अपने कुत्ते को दफन कर देता है। थोड़ी देर बाद बॉनी घर लौटकर बताती है कि किसी ने उसके पाले हुए खरगोश को भी मार दिया है। तभी अचानक उसे अपने कुत्ते की दर्दनाक चीखने की आवाज सुनाई देती है। गुस्से और घबराहट में बॉनी उस बिल्ली के पीछे भाग जाती है। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो सोल्जर उसे ढूंढने बाहर निकलता है। वहाँ उससे पहले वही काली बिल्ली नजर आती है, लेकिन अगले ही पल बॉनी सामने आ जाती है। अब वो पूरी तरह उस बिल्ली के कंट्रोल में होती है और बिना कुछ सोचे सोल्जर पर तीर से हमला कर देती है। जैसे तैसे सोल्जर हिम्मत जुटाकर उस बिल्ली को मार देता है। बिल्ली मारते ही काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाती है, लेकिन उसी पल बॉनी पागलों की तरह सोल्जर को मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। अपनी जान बचाने के लिए सोल्जर मजबूरन एक बेलचा उठाता है और बॉनी के सर पर वार कर देता है। बॉनी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो काली बिल्ली फिर से सामने आ जाती है और उसके साथ ही बॉनी की लाश धीरे धीरे दोबारा हिलने लगती है। वो फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखकर सोल्जर की चीख निकल जाती है और वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कहानी खत्म होते ही सोफी और जस्टिन जोर जोर से हंसने लगते हैं और बिया से कहते हैं कि ये सब सिर्फ उससे डराने के लिए बनाई गई झूठी कहानी थी। हाँ, बस इतना सच था कि इस घर में रहने वाली वो औरत वाकई एक दिन अचानक गायब हो गई थी। अब तीनों रेड बुक गेम शुरू करते हैं। सब लोग किताब पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या यहाँ कोई और भी मौजूद है? कुछ पल के सन्नाटे के बाद किताब में सिर्फ एक लफ्ज उभर कर आता है, हाँ। ये देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। तब सोफी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, अगर सच में यहाँ कोई है तो अपनी प्रेजेंस प्रूफ करके दिखाओ। उसके इतना कहते ही घर के बाहर से किसी की दिल चीर देने वाली चीख गूंज उठती है। यह आवाज सुनकर तीनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। सोफी तुरंत कहती है, मुझे ये गेम नहीं खेलना, मैं अभी इसी वक्त इस गेम को बंद करना चाहती हूँ। लेकिन किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और उसमें लिखा आता है, जब तक तुम मेरी सारी कहानियाँ नहीं पढ़ोगे तब तक यह गेम कभी खत्म नहीं होगा। मजबूरन तीनों को रेड बुक की पहली असली और खौफनाक कहानी पढ़ना शुरू करनी पड़ती है। अब जस्टिन रेड बुक की पहली असली कहानी पढ़ना शुरू करता है। इस कहानी में हम रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई को देखते हैं, जो कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। क्लोई काफी उदास होती है क्योंकि रॉय उससे ब्रेकअप करने का फैसला कर चुका होता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में क्लोई अचानक कार रोक देती है। तभी अंधेरी सड़क के बीच उन्हें एक छोटा सा लड़का अकेला खड़ा नजर आता है। रॉय तुरंत कार से उतरकर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक अजीब सा आदमी बंदूक लेकर सामने आ जाता है। घबराई हुई आवाज में वो रॉय को चेतावनी देता है, उस लड़के के पास मत जाना, वो इंसान नहीं, शैतान है।
लेकिन रॉय उसकी बात को सिर्फ पागलपन समझकर नजरअंदाज कर देता है और लड़के की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो आदमी मजबूरन रॉय के पैर पर गोली चला देता है। दर्द के बावजूद रॉय उस आदमी पर टूट पड़ता है और बुरी तरह उसकी पिटाई कर देता है। इसके बाद वो उस छोटे लड़के को कार में बिठाकर उसके घर छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही रॉय उस लड़के को कार के पास लाता है, वही बंदूक वाला आदमी अचानक जमीन पर गिरकर मर जाता है। सबसे खौफनाक बात यह होती है कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी होती हैं। रॉय जैसे ही उन आंखों में देखता है, उसकी अपनी आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगती हैं। ये मंजर देखकर क्लोई की सांसें तक रुक जाती हैं और इसी के साथ पहली कहानी अचानक खत्म हो जाती है। जैसे ही जस्टिन कहानी पढ़कर खत्म करता है, उसकी उंगली से खून की एक बूंद निकलकर सीधा किताब के पन्ने पर गिरती है। ये देखकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब सोफी दूसरी कहानी पढ़ना शुरू करती है। इस कहानी में हम जियो नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो एक बेहद डरावने सपने से घबराकर उठ जाती है। सपने में उसने अपने पिता को देखा था, जिन्होंने अपनी आंखों को हाथों से छुपा रखा था। जैसे ही वो हाथ हटाते हैं, उनकी खौफनाक आंखें देखकर जियो चीखते हुए नींद से जाग जाती है। वो तुरंत अपनी माँ येओ को अपने सपने के बारे में बताती है। येओ उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था और उसके पिता बिल्कुल ठीक है। तभी येओ के पास उसके देवर का फोन आता है। वो अपने भाई की तबीयत के बारे में पूछता है क्योंकि वो काफी बीमार होते हैं, लेकिन येओ उससे झूठ बोल देती है कि सब कुछ ठीक है और कहती है कि बाद में मिल लेना क्योंकि वो लोग अभी घर पर नहीं है। फोन रखने के बाद जियो पूछती है, मम्मा आपने झूठ क्यों बोला? तब येओ बताती है कि उसके पिता की हालत बहुत नाजुक है। अगर उनकी डेथ हो गई तो इंश्योरेंस के पैसे उसके अंकल हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से वो बार बार घर आते रहते हैं और येओ उनसे सब कुछ छुपा रही है। ये सुनकर जियो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पिता के कमरे में जाती है। उसके पिता वेंटिलेटर के सहारे जिंदा होते हैं। वो धीरे से जियो से कहते हैं, अपनी माँ को बिना बताए अपने अंकल को फोन करो, सिर्फ वो ही मुझे बचा सकते हैं। तभी येओ के कर्मों की आवाज आती है और जियो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। येओ कमरे में आती है और अपने पति की आंखों पर क्लिप्स लगा देती है, जिससे वो अपनी आंखें बंद भी नहीं कर पाते। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर साफ लगता है कि येओ की मानसिक हालत अब ठीक नहीं रही। बेड के नीचे छुपी जियो ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तभी येओ को उसकी आहट सुनाई देती है। वो जियो को बेड के नीचे से घसीटकर बाहर निकालती है, उसे डांटती है और कमरे से बाहर भेज देती है। जियो बाहर बैठकर रोते हुए अपने पिता के लिए दुआ करती रहती है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा कमरे में जाती है तो उसके पिता की मौत हो चुकी होती है और येओ का चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक नजर आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर किसी शैतानी ताकत या उसके पति की बेचैन रूह ने अपना कब्जा कर लिया हो। इसी के साथ दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। जैसे ही सोफी कहानी पूरी करती है, उसकी उंगली से भी खून की एक बूंद निकलकर किताब पर गिर जाती है। उसी पल जियो के पिता की डरावनी रूह उनके सामने जाहिर हो जाती है। ये देखते ही सोफी की चीख निकल जाती है और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन एक अनजानी और अदृश्य ताकत उसे जमीन पर घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले जाती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब जस्टिन और बी बुरी तरह घबरा जाते हैं। बी डरते हुए कहती है, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी की सारी कहानियां भी पूरी पढ़नी होंगी। शायद सोफी को बचाने का बस यही एक रास्ता है। अब सोफी को बचाने के लिए बिया हिम्मत करके तीसरी कहानी पढ़ना शुरू करती है। इस कहानी में हम करला नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं, जिसका भाई काफी दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा होता है। करला की दोस्त उससे कहती है, कब तक तुम उसे इस दर्द में जिंदा रखोगी? शायद अब उसे इस तकलीफ से आजाद कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन करला उसकी बात नहीं मानती और दावा लेने स्टोर रूम चली जाती है। जब वो वापस आती है तो बाथरूम से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर जाकर देखती है तो पूरा बाथरूम खून से भरा होता है। तभी ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है और कोई उसका नाम लेकर पुकारने लगता है। डर कर करला भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसी वक्त एक भयानक शैतानी क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। करला किसी तरह छुप जाती है, लेकिन उसकी दावा की बोतल नीचे गिर जाती है। जब वो बोतल लेने वापस आती है, क्रीचर फिर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार अचानक उसका रूप बदलकर करला के बीमर भाई जैसा हो जाता है। उसकी खामोश मुस्कान देखकर करला समझ जाती है कि उसका भाई अब इस दर्द से आजादी चाहता है। वो दावा वहीं छोड़ देती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आखिर में करला भारी दिल के साथ अपने भाई का वेंटिलेटर बंद कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बिया कहानी पूरी करती है, उसकी उंगली से भी खून की एक बूंद किताब पर गिर जाती है। अब सिर्फ एक आखिरी कहानी बाकी होती है। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। बिया को करला दिखाई देती है और वो उसके पीछे चल पड़ती है। इधर जस्टिन को सोफी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है, एक डरावना हाथ बाहर निकलता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। जस्टिन की वहीं मौत हो जाती है। अब किताब की आखिरी कहानी शुरू होती है। इस बार हम एक चर्च देखते हैं
जहां एक फादर लोगों को नफरत भरा सरमन दे रहा होता है। इसके बाद हमें मैगी दिखाई देती है, जो एक दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में होती है। गांव वाले उसकी पार्टनर को पकड़कर सबके सामने बेइज्जत करते हैं। मैगी भी मजबूरन टमाटर फेंकती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। उस रात चर्च में फादर सबको शराब पिलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब लोग तड़पने लगते हैं। असल में मैगी ने शराब में जहर मिला दिया होता है। कुछ ही पलों में फादर और गांव के ज्यादातर लोग मर जाते हैं। फिर मैगी उस आदमी को मारकर अपनी पार्टनर को आजाद करवाती है और दोनों वहां से भाग जाती हैं। इधर असल दुनिया में बिया के गले में अचानक फंडा कसने लगता है। वो किसी तरह बचकर दोबारा रेड बुक के पास पहुंचती है। वहां सोफी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब सोफी पूरी तरह किसी शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुकी होती है। वो बिया की उंगली काट देती है और उसका खून भी किताब पर गिरा देती है। फिर वो कहती है, अब हमें सबका खून मिल चुका है, अब वो आ सकती है। इतना कहकर सोफी अपना गला काट लेती है। ये देखकर बिया टूट जाती है। उसी वक्त किताब पर गिरा सारा खून एक जगह जमा होने लगता है और उस खून में से वही खौफनाक औरत बाहर निकलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो बी के पास आती है और उसके चेहरे पर काला लिक्विड उगल देती है। लास्ट सीन में बिया का छोटा भाई उसके पास आता है, लेकिन बिया बिल्कुल बेजान और हिप्नोटाइज्ड खड़ी होती है और उसके पीछे वही शैतानी औरत खड़ी मुस्कुराती रहती है। इसी डरावने सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।